अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्विज। और इस लेक्चर में हमने जो क्विज सॉल्व करना है उसमें हमने बुक के जो लास्ट हमारे चैप्टर 1 के जो लास्ट बिल्कुल टॉपिक्स है ना उनको डिस्कस करना है, जिसमें हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड डिटेल में बात करते हैं और आए उसके लिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने लगे हैं कि इस चैप्टर का ये लास्ट क्विज भी सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें हमारे जो टॉपिक्स रह गए हैं उनके क्विज को हम कवर कर लेंगे। हम ये देख लेंगे कि पेपर में किस किस तरह से और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जब कवर कर लेंगे इसको तो हमारी पेपर के हिसाब से तैयारी हो जाएगी। वैसे भी अभी तक जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे, जितने टॉपिक्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा एक तरह से लास्ट लेक्चर भी होगा इस चैप्टर का, ताकि जिससे हमें आइडिया हो जाए कि किस किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला एमसीक्यू है हमारे पास यहाँ पे, इन डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन इफ रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड देन। देखें, आपके पास जो QC और KC की वैल्यू का कंपैरिजन है ना, ये आपको डिटेल में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि KC की वैल्यू आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएगी और आपको बताएगी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। लेकिन वो एक्सटेंट और डायरेक्शन जो बता रही है वो किस तरह से उसको आपने रीड करना है, कैसे समझना है, वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अगर तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे जा रहा है, इसका मतलब है कि QC की वैल्यू KC से कम है। ठीक है, KC से वैल्यू अभी इसकी कम है QC की। QC क्या है, आपके पास रिएक्शन कोशेंट है, KC आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और इस तरह आपको पता लग जाएगा कि अभी वैल्यू कम है। क्योंकि वैल्यू कम है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे जाएगा, ये और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा। इसका क्या मतलब है, ये और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा। बाकी भी हम कंडीशंस को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास जिस तरह सेकंड ऑप्शन है कि अगर देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन दूसरी ऑप्शन में है QC की वैल्यू अगर KC से ज़्यादा हो तो क्या होगा। अगर तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू KC से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन रिवर्स साइड पे जाएगा, और रिवर्स साइड पे जाने का मतलब है रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। QC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे, QC की वैल्यू KC से कम होगी तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। तो फिर इसका मतलब है QC की वैल्यू अगर KC के इक्वल है तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। ये बात समझ में आ रही है, रिएक्शन अब आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। देखिए, रिएक्शन कोशेंट और KC का एक कंपैरिजन है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपने ऑप्शंस देखनी है कि कौन सा कंपैरिजन सही है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। यहाँ पे आपसे सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का पूछा गया था, तो उसके बारे में भी हमने बात कर ली कि QC की वैल्यू KC से कम होनी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन इफ रिएक्शन प्रोसीड्स रिवर्स। देखें, ये वही बात है, अब उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दी है। पहले उन्होंने ये पूछा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, अब उन्होंने पूछा रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा। अभी हमने बात की है कि QC की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी KC से, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी ऑप्शंस बोल्ड हैं, जिससे आपको पता लग रहा है कि करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी एक दफ़ा ज़रूर डिस्कस कर लें। पहली ऑप्शन में लिखा हुआ है QC इज लेस देन KC। आई होप आपको ये लेसर एंड ग्रेटर देन के साइंस पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इधर लिखा हुआ है QC इज लेसर देन KC, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूज इक्वल हो गई हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई जो कंपैरिजन हो रहा होता है ना, वो आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो एक टाइम पे कहे कि डायरेक्शन फॉरवर्ड भी है, रिवर्स भी है, इक्विलिब्रियम भी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये फ़र्क याद रखना है। इसलिए ऑल और नन वाली जो ऑप्शंस होंगी ऐसे क्वेश्चंस में, वो आपने नहीं देखनी, सीधा सीधा देखना है कि कौन सी वैल्यू की बात हो रही है और किस किस्म के रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम देन। वही बात है, तीसरी दफा वही बात पूछी गई है, स्टेटमेंट चेंज हो गई है। पहले पूछा फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर पूछा रिवर्स डायरेक्शन, अब पूछ लिया इक्विलिब्रियम। तो मैंने पहले ही बताया है कि QC KC के इक्वल हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, तो जिसकी वजह से लास्ट ऑप्शन ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो बाकी दो ऑप्शन हैं उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। QC की वैल्यू अगर कम होगी तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स बनेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। QC की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी इसका मतलब है रिवर्स डायरेक्शन, रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे। इक्वल का मतलब है इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, ये बात समझ आ गई।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो हमें दो ही बातें पता लगनी है, एक है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड अभी हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, अब हम बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। पूछा क्या है, द रिएक्शन विच गोज टू कंप्लीशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है इसका मतलब इट हैज़ फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको मैंने डिफरेंस समझाया भी है कि आपके पास जब भी रिएक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम की तरफ गया है और बात हो रही है कि इक्विलिब्रियम पे चला गया रिएक्शन, तो इसका मतलब है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं। लेकिन अगर बात ये हो रही है कि रिएक्शन हैज़ गॉन टू कंप्लीशन, तो कंप्लीशन का वर्ड आपको बता रहा है प्रोडक्ट बन गए, कोई रिएक्टेंट नहीं बन रहे, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ठीक है, जो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चला जाता है, जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स बना देता है जिसमें रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होते हैं, उसकी केसी की वैल्यू हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, उसकी केसी की वैल्यू विल बी वेरी लार्ज। वेरी स्मॉल और मॉडरेट वैल्यूज़ कब होती हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वेरी लार्ज केसी वैल्यू आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। दोनों ऑपोजिट बातें हैं, एक रिएक्शन है जो चला गया है कंप्लीशन पे, एक है जो नहीं गया कंप्लीशन पे। लेकिन यहाँ पे आके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर ये कंप्लीशन में नहीं गया तो क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पे चला गया? स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा रिएक्शन हो जो वाकई रिवर्सिबल है, क्योंकि जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा वो इसका मतलब है कि वो रिवर्सिबल है। लेकिन ये वो रिएक्शन होगा, इसके बारे में बात याद रखने वाली कौन सी है कि इसमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। जो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चला जाता है ना उसमें प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर विच नेवर गोज टू कंप्लीशन के अंदर रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे इसीलिए हम कहेंगे वेरी स्मॉल केसी वैल्यू। प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो केसी वैल्यू विल बी लार्ज, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो केसी वैल्यू विल बी स्मॉल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है, हमारे बुक में येलो बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर इन्हीं की वजह से है। आगे जाके जब हम एटमॉस्फेयर का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटीज़ हैं एटमॉस्फेयर में। अभी तो हम इनकी कंबाइंड बात कर रहे हैं ना, अभी हमने इनकी अलग-अलग भी बात करनी है, लेकिन वो हमने एटमॉस्फेयर के चैप्टर में पढ़ना है। अभी आपने याद रखना है कि जब भी कंबाइंड क्वांटिटी पूछी जाएगी तो कंबाइंड क्वांटिटी 99% है। ठीक है, 99% आपके एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, बाकी 1% होती हैं बाकी गैसेस, जिनकी बात हम करेंगे जब हम एटमॉस्फेयर का पढ़ेंगे। अभी आप 99 याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। गैसेज आर बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। कौन सी गैसेज है? असल में यहाँ पे बात किन गैसेज की हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है एटमॉस्फेरिक गैसेज की। ठीक है, ये बात याद रखनी है, एटमॉस्फेरिक गैसेज की बात हो रही है। और ये क्यों यूज़ होती हैं, ये किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती हैं? हमने पढ़ा था, अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये वाला भी हमने कर लिया। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, ये बात हमने नहीं की, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात नहीं की थी। हमने ये कहा था कि जो गैसेज एटमॉस्फेयर में मौजूद है ये और बहुत सारे केमिकल्स को जनरेट करने में, उनको प्रोडक्शन के लिए काम आती है, मैन्युफैक्चर करने में काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, विच इज़ नाइट्रोजन इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर। देखें, ये वाला जो एमसीक्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपके चैप्टर 1 तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, ये बात अभी आपने अपनी बुक के लास्ट चैप्टर में और उससे पहले भी दोबारा पढ़नी है। ठीक है, तो मैं रिएक्शन यहाँ पे बता देती हूँ, आपने याद रखना है। इस रिएक्शन को हम एक दफ़ा पहले भी लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमने सिर्फ केसी की वैल्यूज़ को ही कैलकुलेट किया था, इसलिए हमने देखा था। नाइट्रोजन जब यूज़ होगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के साथ एक और चीज़ रिएक्ट करती है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन करते हैं रिएक्ट, इनके रिएक्शन से जो चीज़ मैन्युफैक्चर होती है वो है अमोनिया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर रिएक्शन को बैलेंस कर दें हम यहाँ पे तो ये अब आपके पास बैलेंस रिएक्शन है। अमोनिया की प्रोडक्शन होती है और अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो अगर आपके पास देखें बाकी ऑप्शंस, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन का जहाँ पे जिक्र आए अमोनिया को याद रखना है। अमोनिया की डिटेल में भी हमने बात करनी है, लास्ट चैप्टर में जाके करनी है, लेकिन उससे पहले अभी याद रख लें नाइट्रोजन और अमोनिया का जो लिंक है वो भूलना नहीं है, ताकि जब हम लास्ट चैप्टर में इसकी बात करें डिटेल में तो आपको वो सारी बातें समझ आ जाएं। ठीक है, इसी वजह से आपके पास अमोनिया इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं।
ऑक्सीजन इज यूज टू प्रिपेयर, ऑक्सीजन किस लिए यूज होती है, ये आपकी बुक के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आप पहला देखें अमोनिया, अमोनिया तो मैंने आपको पहले बता दिया नाइट्रोजन से लिंक करें। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में ठीक है ऑक्सीजन यूज होती है, लेकिन आप उसको स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में तो नहीं यूज करें। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि कौन सी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं जिनको हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग चीज़ें हैं, इन मतलब दोनों गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत नहीं है एक दूसरे की। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड को ज़रूरत है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना है, जिसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, H2SO4। इसकी अभी मजीद हम बात करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स से रिलेटेड, तो हमें ज़्यादा पता लग जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। लेकिन फॉर्मूला ज़रूर याद रख लें क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एसिड है, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूज टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि हमारी बुक का रिएक्शन है। द रिएक्शन कोफिशिएंट्स फॉर दिस रिएक्शन आर। अब कोफिशिएंट्स पूछे हुए हैं और कोफिशिएंट से रिलेटेड हमने बात की हुई है कि जब भी कोफिशिएंट की बात आती है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे होते हैं बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को देखें, हाइड्रोजन के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ मोल है 1। आयोडीन का भी 1 है, ठीक है, इन दोनों का 1 है, और हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 हो जाएंगे। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए करेक्ट है। और आपने ये नहीं करना कि अब आप कहें मिस ये बाकी जो ऑप्शंस हैं 1, 1 और 2 उसमें भी लिखा हुआ है। आपने हमेशा ऑर्डर में चीज़ लिखनी है, रिएक्टेंट्स के साइड से शुरू करना है, लेफ्ट साइड से, और जिस चीज़ का पहले जिक्र है उसका कोफिशिएंट पहले लिखें, दूसरी चीज़ का बाद में लिखें, और इस तरह आप एंड तक उसके कोफिशिएंट्स को लिखते जाएं, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ QC इज 8। ये अब आपके पास जो स्टेटमेंट है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपकी बुक में जो एग्जांपल है वही दी हुई है। इज लेस देन द KC, QC की वैल्यू इज लेस देन KC। क्या बात हमने की थी, लेस देन KC को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। 57 है KC की वैल्यू, 8 है QC की वैल्यू। द रिएक्शन इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, जाहिर सी बात है अगर QC की वैल्यू कम है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब आपको वैल्यू दी जाए या आपसे वैसे ही पूछ लिया जाए, आप सबने याद रखना है कि आपके पास जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो चेंज नहीं होता। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर QC की वैल्यू KC से कम है तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मतलब है ये जाएगा प्रोडक्ट्स वाली साइड पे, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है रिवर्स डायरेक्शन, वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल। तो ऑल मैंने आपको पहले भी कहा था कि नहीं होगा, आपने ये देखना है कि स्पेसिफिकली उस टाइम से कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटमोसफेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस तरह पता चला, इस तरह पता चला स्टूडेंट्स के एटमॉस्फेयर में 99% क्वांटिटी इन्हीं की है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी मेंशन्ड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी मेंशन्ड है। फर्स्ट ऑप्शन देख लें, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 99% में हाइड्रोजन काउंट नहीं होता। सेकंड ऑप्शन इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये दोनों ऑप्शन ही हम ये दोनों देख लें, ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, तो हमारे पास पहली दोनों ऑप्शन क्या हो गई, गलत, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखें नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी नहीं हो सकता कि अगर आपके पास एक चीज़ सही दी हुई है दूसरी गलत है तो आप कहें कि मिस ये भी सही ऑप्शन हो सकता है, ऐसा भी नहीं करना। आपके पास जो दोनों ऑप्शंस हैं वो दोनों करेक्ट होनी ज़रूरी है, मतलब एक ऑप्शन में जितनी चीज़ें लिखी हैं वो पूरी की पूरी बात करेक्ट होनी ज़रूरी है, फिर आपका ऑप्शन का वो आंसर करेक्ट होगा। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ओनली मेंशन्ड इन द लास्ट ऑप्शन, जिसका मतलब है कि यही हमारे पास आंसर है। 99% इनकी क्वांटिटी होती है, मैं फिर बता रही हूँ क्योंकि पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। 99% है, इसको याद रखना है, लेकिन लास्ट चैप्टर में जब इनकी आप सेपरेटली पढ़ेंगे ना क्वांटिटीज, तो फिर कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज, तो हमने ये भी पढ़ा है 78% है, ठीक है। 78% हमारे पास नाइट्रोजन की क्वांटिटी है, जिसकी डिटेल में अभी जो इसके पॉइंट्स फॉर्म में भी जाके डिटेल में कॉम्पोजिशन है वो हमने पढ़नी है एटमॉस्फेयर के चैप्टर में, लेकिन अभी आपने 78% याद रखना है। 21% की जब बात होती है ना तो ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई बात हो रही होती है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी हम पढ़ेंगे। बाकी 99% वाला ऑप्शन है, तो 99% हम कब कहेंगे, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की बात हो रही है तब 99%, और 0.93% भी हम काउंट नहीं करते, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू बड़ी वैल्यू है क्योंकि दोनों ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं आपके एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आप सबको पता है देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स। कौन से हैं वो दो मेजर कंपोनेंट्स, वो हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, कितना कंप्राइज कर रहे होते हैं ये 99%,
ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। रिएक्शन कोशेंट इज एक्सप्रेस्ड एज, याद रखना है क्यूसी का मतलब है रिएक्शन कोशेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है केसी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। केसी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक ही एमसीक्यू में ये सारी की सारी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि आपको इनका फ़र्क समझ में आ जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है। थर्ड ऑप्शन देखें, के आर का मतलब है आप रिवर्स डायरेक्शन की बात करें। जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन में डेरिवेशन कर रहे थे केसी की, तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी। और के एफ का मतलब है आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल सिंस द एडवेंट ऑफ, बुक की स्टेटमेंट है, कौन सी सेंचुरी से ये हो रहा है मैन्युफैक्चर केमिकल्स हो रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से? 20th सेंचुरी से। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है एज इट इज। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अमोनिया इज यूज टू मैन्युफैक्चर, देखें सबसे पहली बात तो क्या है कि नाइट्रोजन विल बी यूज टू मैन्युफैक्चर अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन से बनेगा अमोनिया। ये मैं आपको एक सिर्फ फ्लो डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अमोनिया विल बी यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। इसकी बात भी हम डिटेल से करेंगे लास्ट चैप्टर में, लेकिन अभी आपने ये जो एक कनेक्शन है ये याद रखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, नाइट्रोजन ने यूज हो जाना है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में, और अमोनिया ने यूज हो जाना है फर्टिलाइजर्स की। तो देखें, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ H2SO4 है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है। तो देखें, अमोनिया और H2SO4 तो नहीं फिर यूज़ हो सकता ना एक दूसरे की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में है, वो भी यहाँ पे नहीं यूज़ होगी। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, बाकी क्लोरीन गैस भी देखें Cl2 की फॉर्म में है, वो भी यूज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन गैस जो है वो क्लोरीन है, और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो वैसे भी कोई लिंक नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपने कि आप को ये कनेक्शन पता हो कि नाइट्रोजन विल फॉर्म अमोनिया एंड अमोनिया विल फॉर्म नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर में। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज टू मैन्युफैक्चर, याद रख लेना स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल फार्मूला बार बार लिखने का मकसद ये है कि आपको इसका केमिकल फार्मूला याद हो जाए। H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, तो इसी वजह से आपने इसका फार्मूला नहीं भूलना। वैसे तो आगे आगे जैसे हम बुक प्रोसीड करेंगे तो आपको इनके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की रिडक्शन तो नहीं करवाएगा, अमोनिया की भी नहीं कराएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन है, इसमें सल्फर है। ठीक है, NH3 नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की बात होगी जब अमोनिया की बात होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। विच इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। जिंदगी में कभी भी कोई पूछे व्हाट इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स, तो याद रखना है कि किंग ऑफ केमिकल्स सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिएक्शन विल अटेन द इक्विलिब्रियम इफ QC इज इक्वल्स टू KC। वही कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट चेंज की हुई है। ठीक हो गया, एक ही बात है, बाकी चीज़ें डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन दिस रिएक्शन इज बेसिकली गिवन इन योर बुक। ठीक है, तो जो बुक के रिएक्शंस है ना, जब हम बात कर रहे थे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की कि कितना रिएक्शन प्रोसीड कर चुका है, तो आप सबने याद रखना है कि जो बुक की रिएक्शन है और जो उसके साथ वैल्यूज़ लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.211 रिएक्शन की वैल्यू है अगर आपके पास N2O4 NO2 मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, बुक की वैल्यू है, एज इट इज़ आपने याद रखनी है, KC की बुक की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन एट 1000 केल्विन। जब भी हम KC की बात करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा हम हमेशा बात करते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वो कितना टेम्परेचर होता है उसकी हमने बात कर ली कि वो 1000 केल्विन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्विज आपको सॉल्व करवाने का मकसद ये होता है कि पेपर में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिस तरह से भी सवाल आने हैं वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हो। ठीक है, इसीलिए आपको डिटेल में सारी चीज़ें सॉल्व करवा दी गई हैं, क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर का ये हमारा लास्ट सेशन था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट चैप्टर पर जाने से पहले इसको रिवाइज ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।